नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस फ्राइडे स्पेशल में न्यूज रूम से आप सबका फिर से स्वागत है। कोशिश होगी अगले आधे घंटे में आप लोग में से जो शुमार हो रहे हैं आज प्रोग्रामिंग में, उनकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम सॉल्व कर पाए। और पता नहीं इत्तेफाक है या कोई जुगाड़ है, sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी आज फिर फ्राइडे स्पेशल में शिरकत करती हुई आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। शर्मिला मैम है जो मदद करने वाली हैं। शर्मिला मैम, आऊंगा आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे। उससे पहले डायरेक्टर साहब, रीच आउट करने के तमाम तरीके प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए। वो थ्रेड, वो इंस्टाग्राम, वो ट्विटर यानी कि एक्स का आईडी, और साथ साथ वो हमारा व्हाट्सएप नंबर, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा। रीच आउट करिए, सवाल भेजिए, उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेंगी, शेड्यूलिंग हो जाएगी, किसी ना किसी दिन हम लोगों की आपसे मुलाकात इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल पे होगी। जहां तक भारतीय बाजारों की कहानी है, बॉस रेजिलिएंट जो वर्ड है एकदम सटीक बैठा हुआ है, गिर नहीं रहे। बाय ऑन डिप्स ब्यूटिफुली वर्क कर रहा है। बायेंट है, बायेंट मतलब अब जैसे बायंसी बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए पानी में अपन अपनी वो प्लास्टिक की बॉल डालते हैं, छोड़ते हैं तो अपने आप को ऊपर आ जाती है। तो किसी वजह से नीचे जा नहीं रहे बाजार, ऊपर वापस आ जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से गिर इसीलिए रहे हैं, ठंडे इसीलिए पड़ जा रहे रह के, क्योंकि ग्लोबल संकेत बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं है। चाहे वो बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स हो, इवन ब्रेंट का भाव हो, सब हमारे लिए सरदर्द के तौर पे बने हुए हैं। या फिर यूएस के इक्विटीज का हैंडओवर हो। भाई 4 दिन हो गए यूएस के बाजार रोज गिर रहे हैं। डाउ चौथा दिन कल दबाव में था और कल तो 1.5% कमजोरी के साथ यूएस के मार्केट्स बंद हुए। आज पूरा एशिया सल्क कर रहा है, दबाव में है। इसके बावजूद भारतीय बाजार देखिए फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। अब आज दिन के लोज थे निफ्टी के 427 के, हम 507 पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स दिन के लोज से, बहुत अच्छी रिकवरी। एज वी स्पीक बैंक निफ्टी दिखाइएगा स्क्रीन पे 1/3% मजबूत, और इस तरह के ग्लोबल समीकरण के बीच में मिड कैप्स 0.5% ऊपर, ब्रेथ पॉजिटिव आपको नजर आएगी। यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स का मोमेंटम, ब्रॉडर मार्केट्स की बेहतर चाल आज भी कंटिन्यू होती हुई, तो बाजार स्ट्रॉन्गर स्टेट पे है, ये क्लियर। फिंगर्स क्रॉस, आज की जॉब्स रिपोर्ट शाम को यूएस में आनी, अगर कंड्यूसिव मिल गई, यूएस की चाल लौट आई, तो सोने पे सुहागा। खैर वो सब जब होगा तब होगा। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें भुवनेश्वर जाना है, दिल्ली जाना है और लखनऊ जाना है, और मेरे ख्याल से सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़े हुए रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले भुवनेश्वर से पद्मजा प्रियदर्शनी मैम स्क्रीन पे। पद्मजा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। पद्मजा मैम, क्या करते हो भुवनेश्वर में आप, और शेयर बाजार से, इक्विटी से कब से नाता जुड़ा, कितना समय हो गया? ज्यादा नहीं, मेरा अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर होगा। 1.5 ईयर्स। और कैसी रही जर्नी 1.5 ईयर? अच्छा, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हो, और 1.5 साल में कमाई हो रही है नहीं हो रही अब तक? हाँ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरा अच्छा रहा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब अभी अभी जो 31 मार्च को खत्म हुआ? जी, अच्छा, एग्जैक्टली। रिटर्न फाइलिंग के लिए कैलकुलेशन किया होगा तो समझ में आया होगा कि अच्छा चला गया बहुत। अरे वाह। पद्मजा मैम, इस फाइनेंशियल ईयर में कमाई में कैसे मदद करी जाए आपकी? पहला सवाल कौन सा है? जी, टाटा मोटर्स डीबीआर मेरा 100 शेयर था एट 469। और पद्मजा मैम, आई एम अज्यूमिंग लंबी अवधि के हिसाब से लिया हुआ है, पिछले साल ही लिया है? जी, बहुत बढ़िया गेन्स मिल रहे हैं। शर्मिला, अच्छा पूछूं क्या, मुनाफा बांधना है कि अभी और मोमेंटम को राइड करना है, ऐसा पूछूं? जी, मतलब नियर फ्यूचर में अगर अच्छा ग्रोथ होने का चांसेस है तो मैं रखूंगी, नहीं तो रेफर अभी तक करूंगी। ऐसा कोई रीजन नहीं दिखता कि न लगे। बहुत बढ़िया चार्ट बनी हुई है टाटा मोटर्स का डीवीआर। डायरेक्टर साहब वही रखिएगा स्क्रीन पे, है ना? डीवीआर बोला ना पद्मजा मैम? जी, परफेक्ट। डीबीआर 470 की खरीद पकड़ लेता हूं, 670 पे इस समय स्टॉक चल रहा है, 200 रुपए खरीद भाव से ऊपर। क्या करना चाहिए शर्मिला? लग रहा है मोमेंटम स्ट्रांग है, लग रहा है फंडामेंटल्स अभी भी इसके फेवर में, लग रहा है कि ये और तेजी डिलीवर करेगा? बिल्कुल। और दो चीजें टाटा मोटर डीवीआर के लिए पॉजिटिव है। एक तो टाटा मोटर्स की बात करते हैं, तो एक
एक तो ओवरऑल जिस तरह से प्रदर्शन रहा है बिक्री का, वेदर इट इज पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, वो काफी अच्छा रहा है। उसके साथ साथ उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो लाइनअप रही है वो भी काफी मार्केट को पसंद आई है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनकी बिकी है, दोज नंबर्स हैव आल्सो बीन स्ट्रांग। तो मेरे हिसाब से उनके जो जेएलआर का पीस है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो एक सेक्शन रहा जो अच्छा हो रहा है। दूसरी चीज है कि वो बातें सुनने में आती है कि वो अलग करेंगे पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, तो वो एक कॉर्पोरेट प्ले आउट भी होने का बाकी है। सेकेंडली कमिंग टू डीवीआर इज गोइंग टू बिकम द मेन शेयर वेरी सून, तो उसमें भी आपका फायदा रहेगा। तो आई थिंक ऑल थिंग्स सॉर्ट ऑफ पुट टुगेदर मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर इवन आई होल्ड टाटा मोटर डीवीआर। उस समय मैंने लिया था क्योंकि उस ज्यादा डिविडेंड मिलता था रिटेल इन्वेस्टर्स को, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतना अच्छा प्ले आउट नहीं हुआ क्योंकि वो प्राइस डिफरेंशियल बहुत रहता था। लेकिन अब जैसे ये बात चली है कि टाटा मोटर डीवीआर विल अल्टीमेटली बिकम टाटा मोटर, तब हमने ये अच्छा रन अप देखा है स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। बने रहिए, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर में तब्दील हो जाएगा आगे जाते हुए, और ये सही है। 40% डिस्काउंट ऑर्डिनरी शेयर से डीवीआर, जबकि हम और आप में से ज़्यादातर लोग शायद अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल भी नहीं करते जब कंपनीज कास्ट करने को कहती हैं, तो उसके लिए इतना डिस्काउंट थोड़ा सा वाजिब नहीं था। पर ये सच है, वो डिस्काउंटिंग वैसे की वैसे ही रही। अब फाइनली ऑर्डिनरी शेयर के साथ कैचअप कर रहा है और इवेंचुअली ऑर्डिनरी शेयर में तब्दील हो जाएगा। होल्ड करेंगे पद्मजा मैम, बढ़िया गेन्स हो रहे हैं 200 रुपए के, और होपफुली आगे भी ये मोमेंटम इस स्टॉक का इंटैक्ट रहेगा। दिल्ली से गीतांजलि जी स्क्रीन पे। गीतांजलि मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गीतांजलि मैम, आप क्या करते हो दिल्ली में? आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए? सर शुरू मैंने किया था 2004-5 के आसपास, पर तब सिर्फ बाय एंड सेल करती थी, और वो भी इंस्ट्रक्शंस पे मेरे हस्बैंड की। और फिर अभी 2008 के बाद जब मार्केट क्रैश हुई तो मैंने बंद कर दिया, और फिर अभी फिर से स्टार्ट किया 2023 जनवरी में। तो अच्छा चल रहा है मेरा। तो अब हस्बैंड के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलते? नहीं, उनका अलग पोर्टफोलियो है, मेरा अलग। आप इसलिए कहना चाहते हो अच्छा चल रहा है 2023 से, जब से वापस जुड़े हो? हाँ, अब 2023 से जब से स्टार्ट किया मैंने, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और ये इसीलिए क्योंकि हस्बैंड की अब नहीं सुन रहे? नहीं, क्योंकि मैं अब थोड़ा ध्यान दे के काम कर रही हूँ। अपने डिसीजंस ले रही हूँ, और पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हो आप, जवाब नहीं दे रहे हो, क्लियर कट। ठीक है, अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है। गीतांजलि मैम, पहला सवाल आज शर्मा के लिए कौन सा? सर मैंने बहुत पहले 2005-6 के आसपास में वाइसरॉय होटल्स लिमिटेड लिया था। 100 शेयर्स लिए थे 110.93 के प्राइस पे। तो इसमें अब वापस से ये पहले तो बिल्कुल ही स्टॉक खत्म, मतलब कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल लास्ट में था ये, मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं था इसमें। अब ये एकदम इसमें वॉलेटिलिटी आई है और एकदम स्टार्ट हुआ है, तो मुझे इसके रिलेटेड कुछ पूछना है आपसे। अब मुझे बहुत ज्यादा ट्रैक तो मैंने भी नहीं करा था, आपने सही कहा, एक जमाने में चर्चा होती थी। इसका कोई रेजोल्यूशन प्लान आया था, वो इम्प्लीमेंट होने के बाद जब ये वापस आया है तो एकदम से बढ़िया मूव्स बनने शुरू हुए। और रेजोल्यूशन प्लान की बारीकियां तो मेरे पास नहीं है। हाँ, कुछ कह रहे हो, सॉरी आप। 1000% एकदम अप हुआ था ये 2-3 दिन पहले। हाँ, और अब रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट हुआ इसका, उसके बाद इसका ट्रेड में ऐसा घूमने लगा। तो अभी तो मोमेंटम स्ट्रांग है। आई डाउट शर्मिला के पास इसके फंडामेंटल्स होंगे हैंडी, लेकिन अब तो मोमेंटम आ रहा है। अब लॉजिकली तो शर्मिला अब तो बैठे रहना चाहिए जब तक है। बिल्कुल, और अगर इस तरह की कोई बात है तो, और वो रेजोल्यूशन प्ले आउट हो रहा है, तो वो देखना चाहिए, क्योंकि नंबर्स में अभी तक ये कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है कि कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह की देयर इज अ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, देन वेट फॉर इट टू प्ले आउट। हाँ चलिए, अच्छा मैं लौटूंगा अगली क्वेरी के लिए। लखनऊ जा रहा हूं, नेहा कटिहार जी स्क्रीन पे। नेहा मैम, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम, आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार से जुड़े हुए, और कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो आप? खुद ही चूज कर रहे हो क्या आपने? गुड आफ्टरनून सर मुझे लास्ट मंथ से, मार्च से स्टार्ट किया मैंने। लास्ट मंथ से? क्यों शुरू करा? पहले से इंटरेस्ट था या किसी के कहने पे? कैसे हुआ ये शुरुआत? हस्बैंड सर इसमें करते हैं ना, इसलिए मेरा भी मन हो गया। फ्रेंड करते हैं इसलिए मन हो गया? हस्बैंड। अच्छा हस्बैंड, ओ सॉरी। तो अच्छा, तो हस्बैंड का अलग है, आपका अलग अकाउंट है, दोनों अलग अपना अपना करते हैं? जी।
पिछले महीने बनाया है मैंने अपना। आप कैसे डिसाइड कर रहे हो स्टॉक? हस्बैंड गाइड कर रहे हैं कि अपने खुद से ही चुनते हो? खुद से करते हैं सर। और कैसा गया 1 महीना? बढ़िया जा रहा है? अच्छा अच्छा। कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो, कैसे चुन रहे हो? CNBC देख के और इसमें देख के। तो मतलब सीएनबीसी पे किसी ने अपना पिक दिया तो आपने वो खरीद लिया, अगर आपको अच्छा लगा सुनने में? अभी तक जो खरीदे मैंने अपने मन से ऐसे ही खरीदे हैं। अभी लास्ट के 3-4 दिनों से CNBC देख रहे हैं। लो, मतलब कि सीएनबीसी से फोन गया तब से देखना शुरू करा आपने, उससे पहले नहीं देखते थे, ऐसा क्या? हम उससे पहले देख रहे थे तभी तो रिक्वेस्ट डाली थी ना। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तो ऐसे ही टटोल रहा था। नया मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है बायोकॉन लिमिटेड का। मेरे पास 200 शेयर हैं 286 के प्राइस पे। और ये नया मैम अपन ने लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया है या किस लॉजिक से लिया है? ट्रेडिंग वेडिंग करने का मन था कि मुनाफा होगा निकल लूंगी? सर ऐसे मुनाफा होने से। और हुआ नहीं, नीचे आ गया 10-20 रुपए, है ना? जी जी। तो मतलब बेसिकली ट्रेडिंग का मन था। लेकिन बायोकॉन कैसी है, कैसी कंपनी शर्मिला? इसमें बैठूं तो गेनफुल एग्जिट, प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल पाएगा या नहीं? मेरी खरीद है 286 की, चल रहा है 272 पे। मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये जिन कारोबार में ये कंपनी है और जिस तरह से इनके नतीजे आए हैं और उनका जो अप्रोच है उनके प्रोडक्ट्स को लेकर, बायोसिमिलर्स और वो सब चीजों को लेकर, तो वो अपने में भी एक यूनिक है। और उस वजह से थोड़े बहुत उनके रिजल्ट्स पैची रहते हैं, यानी कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन नेट नेट मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा 1-1.5 साल इसमें बने रहेंगे तो आप यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरे फर्स्ट टारगेट्स करीबन 340-350 के रहेंगे, तो उनको ध्यान में रखकर आप बने रहिए। बट एज आई सेड, आपको 1-1.5 साल बने रहना पड़ेगा। अब लंबा बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, तब कमा के देगा ये स्टॉक। कंपनी बुरी नहीं है, पर ये तरीका गलत है। ऐसे ही लगा तो खरीद लिया। अगर वैसे सीएनबीसी आवाज के गेस्ट्स को फॉलो कर रहे हो तो वैसे हम लोग बहुत क्यूरेटेड, बहुत ही बढ़िया गेस्ट हैं चैनल पे, पर वो फिर जब कहते हैं वैसे ही फॉलो करना है। अगर ट्रेडिंग करी थी, किसी के कहने पे बायोकॉन लिया था, तो उन्होंने पक्का स्टॉप लॉस दिया होगा ट्रेडिंग के लिए। सर तो बायोकॉन टू द टीवी में टी फॉलो दिखा करना है, था। स्टॉप लॉस भी लगाना है अपने को। सॉरी, आप सर कुछ कह रहे हो? बायोकॉन CNBC में बताया था तभी खरीदा था। स्टॉप लॉस नहीं बताया था क्या? बताया होगा सर। नहीं याद होगा नहीं। नहीं। जब आपने भाव लिखा, कंपनी लिखी, तो आपको स्टॉप लॉस भी साथ में लिखना और फॉलो करना है मैम। वो बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के लिए। एक्सपर्ट्स को फॉलो करना गलत नहीं है, अच्छा आइडिया है, पर वो जो पूरी बात कहें उस पूरी बात को प्लीज फॉलो करना। पद्मजा मैम, अगला सवाल। जी, मेरा अपोलो हॉस्पिटल्स 45 शेयर्स है एट 6441। अपोलो हॉस्पिटल्स मैम क्यों लिया? ट्रेडिंग लंबी अवधि क्या सोच के लिया था? ट्रेडिंग की बेसिस में ली थी। ट्रेडिंग करके कुछ मुनाफा होने से उसको निकल जाती। और फिर अपोलो क्यों रडार पे आया? मतलब ट्रेडिंग के लिए उस टाइम पे तेजी वेजी में था इसलिए घुस गए थे, या किसी ने बोला था इसलिए घुस गए थे? नहीं, कोई बोला नहीं था, ये अपने मन से ही ली थी। तो आप चार्ट स्टडी करते हो क्या? चार्ट स्टडी करते, मतलब अपोलो चुनने के लिए कोई तो रीजन होगा। अपने मन से लिया होगा तो चार्ट देखी होगी या कहीं सुना होगा, या कोई। एक्चुअली इससे पहले मैंने अपोलो हॉस्पिटल में बहुत बार ट्रेडिंग की है। कमाई होती रही थी तो माना कि इस बार भी हो जाएगी, घुसूंगी फिर निकल आऊंगी, है ना भाई? हर बार मार्केट ओबलाइज नहीं करता, इस बार नहीं करा। शर्मिला, 42 रुपए का नुकसान हो रहा है, मन ट्रेडिंग का था। मेरे हिसाब से उनका इसलिए गलत गया होगा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जो स्टैंडर्ड रूम रेट्स है वो हॉस्पिटल्स को वो लागू कर सकते हैं, इस वजह से सभी हॉस्पिटल स्टॉक्स ने एक हिट लिया था। और उसमें शायद ऑब्वियसली अपोलो हॉस्पिटल्स भी शामिल होगा। बट वेरी ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे, एक तो इस बात का अब ऐसे माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा अपोलो हॉस्पिटल्स पर, और उसके साथ साथ विद इन द हॉस्पिटल स्पेस अगर मुझे एक स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद है तो दैट वुड बी अपोलो हॉस्पिटल्स। उसके जो वर्टिकल्स है, उसकी जिस तरह से डिलीवरी हो रही है, जिस तरह से उनका बेसिक हॉस्पिटल्स का बेड कवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है, सभी चीजों को ध्यान में रखकर, और ओवरऑल गिवन वेयर हेल्थ केयर अभी है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और कहाँ तक वेयर थिंग्स कैन रियली गो टू, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो आगे चलकर उनकी वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी अलग वर्टिकल्स की, सब चीजों को देखकर मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है।
तो मेरे हिसाब से अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1.5-2 साल का रख सकते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए। वैसे हाँ, कोर्ट का कहना सही होगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स, अब कई सारे हॉस्पिटल कई सारे रीजन की वजह से प्रीमियम कमांड करते हैं। खैर, उसकी गाज गिरी थी, उससे सल्क हुआ था मूड माहौल, लेकिन शर्मिला को अगर हॉस्पिटल स्पेस में सबसे ज्यादा कुछ पसंद आता है तो आप ही का पिक है। वो फंडामेंटली लेकिन पसंद आता है। अपन ट्रेडिंग में फंस गए हैं। आप चाहें तो होल्ड कर सकती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा स्टॉक पे। गीतांजलि मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास सियाराम सिल्क है, 200 शेयर्स हैं, 540.74 की परचेज प्राइस है। 540 में खरीदा हुआ, 480 पे है सियाराम सिल्क मिल्स। दिखाई डॉक्टर साहब जरा स्टॉक स्क्रीन्स पे। अब करेक्ट होने के बाद पिछले कुछ दिनों से आप रिकवर होने के मूड में नजर आ रहा है। शर्मिला भाई, ये सियाराम, ये बहुत दिन हो गए टेक्सटाइल की कोई चर्चा हुई नहीं थी। लीजिए आ गया टेक्सटाइल स्टॉक, सियाराम सिल्क मिल्स। शर्मिला कैसा लगता है ये? आप टेक्सटाइल में कोई प्रेफर्ड आइडिया हो तो वो भी शेयर करना आप। ओवरऑल आई थिंक न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ राय रहेगी सियाराम सिल्क मिल्स पर, क्योंकि नतीजे ओकेश रहे हैं और वैल्यूएशंस भी यानी एवरेज है, यानी बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है। तो रोल ओवर का बाय रोल ओवर आई एम सॉरी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये एनुअल नतीजों का इंतजार करिए और उसके बाद एक राय बनाएंगे कि आपको इसमें बने रहना है या नहीं। बट वेरी ऑनेस्टली मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो देखते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स का इंतजार करके उसके बाद एक मन बनाएंगे। बट माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 480 490 होंगी। बट एज आई सेड, रिजल्ट्स का इंतजार करके, एंड यू नो वी आर ऑलमोस्ट इन रिजल्ट सीजन, आपको 1-1.5 महीना और रुकना है, तो वो देखकर आप इसमें मन बनाइए कि आपको बने रहना है कि निकल जाना है। नेहा मैम, अगला सवाल बायोकॉन के बाद। सर मेरा अगला सवाल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 100 शेयर हैं 122 के प्राइस पे। सेल के 100 शेयर हैं, 122 की खरीद है, 146 पे खड़ा हुआ है। आजकल वैसे जी। मेटल्स के जलवे हैं, पर मेटल्स में एक्स ऑफ स्टील ज्यादा, पर सेल भी रिकवर हुआ है, बढ़िया रिकवर हुआ है पिछले कुछ दिनों में। गेन्स हो रहे हैं शर्मिला बढ़िया से अब तो, और मेटल्स में फंडामेंटल अपनी जगह है। लॉजिकली तो मोमेंटम की कहानी है सारी, इस समय मोमेंटम इनके फेवर में है। राइट कर लूं क्या? बिल्कुल, आई थिंक यू नो यू हिट द नेल ऑन द हेड कि मेटल्स के जलवे है और मोमेंटम प्ले है। चाइना से जिस तरह से डेटा आ रहा है उसको मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। आप मुझे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस पूछेंगी तो महंगा लगता है मुझे सेल, लेकिन क्योंकि अभी मोमेंटम इस सेक्टर के फेवर में है, नॉट ओनली सेल पर पूरे सेक्टर के, एंड आई वुड स्ट्रेच इट एंड से इवन अदर मेटल्स, whether it is I mean apart from steel, whether it is copper, aluminum, even precious metals, gold, silver, सबके फेवर में अभी मोमेंटम है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आपको बने रहना चाहिए, बट कीप अ आई ऑन इट, क्योंकि यू नो एज आई सेड कि वैल्यूएशंस के हिसाब से ये थोड़ा महंगा लगता है। हाँ, वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, एवरेजेस से ऊपर चले गए हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, मोमेंटम वाली चीज़ों पे ना एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। जब तक मोमेंटम फेवर में है तब तक गेन्स हैं, आपको बढ़िया गेन मिल रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस के साथ उन गेन्स को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उन गेन्स को एंजॉय करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है। पद्मजा मैम, अगला सवाल हमारा। जी, मेरे पास कुछ लमसम अमाउंट अराउंड 40 50 60 lakhs है, तो मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ फॉर 2 to 3 years। 40 से 50, 50 से 60 लाख बोल दिया है इन्होंने। शर्मिला, ये सब छोड़े, अपने को जरा निफ्टी 50 के टॉप 2 आइडियाज बताओ आप। इस समय आपको निफ्टी 50 में, ब्लू चिप्स में, 2 गो टू स्टॉक में सबसे ज्यादा कंफर्ट देते हो? बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने, लेकिन मेरे हिसाब से एक उसमें विदाउट डाउट बैंकिंग होना चाहिए, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज सॉर्ट ऑफ प्ले, फॉर द सिंपल रीजन कि यू नो कहते हैं ना कि जैसे दुनिया गोल है, तो वैसे थिंग्स हैव सॉर्ट ऑफ कम अ फुल सर्कल, और फिर से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्पेस में ग्रोथ आने लगी है। जिस तरह से आंकड़े आए हैं, वेदर इट इज बैंकिंग डिस्बर्समेंट, सभी बहुत अच्छे आने लगे हैं। तो आगे के लिए ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑन अ स्ट्रांग विकेट, तो मे बी यू कैन लुक एट एन SBI और कोई इस तरह की बड़ी बैंक, और उसमें आप एक निवेश कर सकते हैं। और
सेकंड स्टॉक शायद कैपिटल गुड स्पेस से होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हम देख रहे हैं कि फिर से एक रिसर्जेंस आया है, केपेक्स साइकिल रिटर्न हुआ है, तो उस वजह से ऑर्डर बुक्स काफी अच्छी आने लगी है। सो इट कुड बी लार्सन और बीएचईएल, इस तरह का कोई बड़ा स्टॉक। आई एम सॉरी, आई थिंक बीएचईएल इज नॉट निफ्टी, लेकिन तो फिर लार्सन आप देखिए। तो इस तरह के ये दो मेरे निफ्टी के फेवरेट रहेंगे। लार्सन एंड टूब्रो, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अच्छे लग रहे हैं। ये सवाल पूछने का मतलब नहीं था कि आपके जो 40, 50, 60 लाख रुपए इन दोनों स्टॉक्स में डिप्लॉय कर दो, पर कुछ चुनिंदा अमाउंट इन स्टॉक्स में एसआईपी के थ्रू चैनलाइज करे जा सकते हैं, लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव है। बस इस तरह के पैसे का डिप्लॉयमेंट में एक और तरीका है, ईटीएफ्स निफ्टी के स्टैगर्ड वे में खरीदते चलें। बाजार कोई भी गिरावट आ रही हो, ईटीएफ्स में आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें। ये सब अपना, खैर आपको एक सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। फाइनेंशियल एडवाइजर आपके गोल्स को देखते हुए, आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सवाल को ट्वीक कर दिया था कि दो निफ्टी के प्रेफर्ड आइडियाज़, इनको आप रडार पे रख सकते हैं। बाकी इस तरह के बड़े अमाउंट्स के लिए जरा सा आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी चर्चा करिएगा। गीतांजलि मैम, हमारा अगला सवाल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। IDFC First कम Bank. अगेन, सॉरी सुना नहीं मैंने। IDFC First Bank 500 shares at 85.87 price. हाय, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है शर्मिला। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स घुसे, GQG वो 95, 100 ऑट लेवल्स के जोन्स पे एंट्री कर गया, लगा सब बदल गया। उसके बाद ठंडा पड़ा, फिर वो QIP इशुएंस करा जिसमें बड़े बड़े नामों का सामने आए, उससे भी और ठंडा पड़ गया। और कहाँ बाजार, कहाँ निफ्टी बैंक, सब चल रहा है। ये IDFC फर्स्ट बैंक सब 80 के जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है कब थमेगा? इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हुआ नहीं हुआ? ये स्टॉक है कैसा? मुझे तो अच्छा लगता है, एंड आई थिंक कि ये भी एक अपने प्रोसेस से जा रहा है, क्योंकि थोड़े बड़े नामों ने एग्जिट भी लिया है स्टॉक से। जैसे कि आपने कहा, कुछ लोगों ने एंट्री भी किया है, और उसके साथ साथ IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक का मर्जर भी होना है। तो जब व्हेन इस तरह के ट्रांजिशन पीरियड में स्टॉक रहता है तो मुश्किल रहती है स्टॉक को। हम देख ही रहे कि किस तरह की मुश्किल HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के बाद HDFC बैंक को हो रही है। तो जाहिर सी बात है, आई थिंक यू हैव टू, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा वो मर्जर होके चीजों को सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज होने में। लेकिन जैसे कि अभी बात हो रही थी कि 100 के लेवल तक भी गया था। आई वुड इनफैक्ट उससे भी ऊपर के लेवल्स मेरे आई एक्सपेक्ट। तो मेरे हिसाब से थोड़ा समय देकर आपको इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। अपफ्रंट लेकिन शर्मिला ने कहा मुझे तो अच्छा लगता है। कुछ निगलिंग वरीज हैं, नियर टर्म पैंग्स हैं, होल्ड करना चाहें तो इन लेवल्स पे बनता है, होल्ड करिए, इवेंचुअली शायद कमा के देगा। आज का आखिरी सवाल, नेहा मैम, कौन सा? सर मेरे पास सुंदरम फाइनेंस के 100 शेयर 194 के प्राइस पे। सुंदरम फाइनेंस, डॉक्टर साहब दिखाएंगे क्या प्लीज? कितने पे लिया है आपने मैम? सॉरी, 194। 194 की खरीद है सुंदरम फाइनेंस। यस सर। 194? डॉक्टर साहब स्टॉक दिखाया, ये तो मैं कहता बड़ा टिकट साइज वाला है, 4-4.5 वाला स्टॉक होगा ये तो। नहीं सर, दूसरा है। हाँ, कोई और सा होगा। होल्डिंग, सुंदरम होल्डिंग फाइनेंस। सुंदरम होल्डिंग है क्या जो शर्मिला कह रही हैं? यस सर, यस सर। लाइए भाई, सुंदरम होल्डिंग दिखाई डॉक्टर साहब। आपने, मैंने कहा क्या खरीद है, भाव लिया आपने, पता नहीं किस जमाने में ले लिया ऐसा लगा मुझे। सुंदरम होल्डिंग्स, डॉक्टर साहब स्टॉक दिखाइए। 220 पे चल रहा है। नेहा मैम, हमारी खरीद क्या है? 194। अरे वाह, तभी मुस्कुरा रही हैं आप। 25-26 रुपए ऊपर चल रहा है। शर्मिला क्या करें भाई, आज भी ठीक है, 5 रुपए ऊपर, आज भी है 2.5%। मेरे हिसाब से बने रह सकते, मेरे हिसाब से बने रह सकते, क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट रहता है होल्डिंग कंपनीज को, लेकिन ओवरऑल जो उनकी ग्रुप कंपनीज है उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है। तो इसको, आई मीन इफ यू कीप दैट इन माइंड, और नतीजे भी काफी ठीक ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बने रहिए। आई थिंक माय फर्स्ट टारगेट वुड बी क्लोजर टू 240। अरे वाह, 194 की खरीद है, 220 पे चल रहा है, 240 जाने की तैयारी कर रहा है। मैम होल्ड करिए, बहुत बढ़िया तेजी में है स्टॉक इस समय। खैर, इस नोट पर पद्मजा जी, गीतांजलि मैम, नेहा मैम, थैंक यू सो। शर्मिला, ये क्रू देखी? क्रू लास्ट वीकेंड रिलीज हुई थी। नहीं देखी। आप तीनों में से किसी ने देखी क्या क्रू? नहीं देखी, लेकिन इंटरेस्ट है देखने में।
हाँ मैं इंटरेस्टेड, पर कल राजेश अग्रवाल सर ने कहा है कि घर पे ही देख लेना, ऐसी देखने के लिए हॉल जाने की जरूरत नहीं है, पर आपने किसी ने नहीं देखी, तो फिर चलिए मैं भी छोड़ रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। शर्मिला, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस हमारे क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स मेंशन करता हूं। अपन ने मार्केट्स देख लिए थे शो की शुरुआत में। आज गैस कंपनीज आईजीएल, एमजीएल वायदा की टॉप गेनर्स के तौर पे आपको नजर आएंगी, और थोड़ा सा दायरा और बढ़ाएंगे तो आपको वो स्टॉक्स कैश मार्केट के जहां पे खास तौर पे टिंकरिंग हुई थी, बदलाव हुए थे सर्किट फिल्टर्स में। एसकेएम एग 18% ऊपर, इंद्रप्रस्था मेडिकल 17% मजबूत, इरिडा 11-12% के आसपास का उछाल। ये सब वो हैं जिसमें कल सर्किट फिल्टर्स, ये तीनों जिनको मैंने मेंशन करे, मेरे ख्याल से इन तीनों के 5% से 20% वाले सर्किट फिल्टर्स हुए थे, और सब में धमाधम तेजी देखने को मिल रही है। बढ़िया, आज एक्शन तगड़ा है स्टॉक स्पेसिफिक। ऐसे में ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में डिटेल में मिड कैप स्पेस की चर्चा करेंगे, और अपन लोग सास बहू और सेंसेक्स में अब मंडे को 12:27 पर करेंगे मुलाकात।